दोस्तों नमस्कार। परीक्षा खबरी के 10 अगस्त के संस्करण में आपका स्वागत है। परीक्षा खबरी के सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि जनवरी से लेकर के अभी तक का जुलाई तक का करंट अफेयर्स पीडीएफ जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है चैनल का, ग्रुप का, जा कर के वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली वीडियो देखते रहिए। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के 1 महीने पहले रामायण वीडियो करंट अफेयर्स का दे देंगे, वही सब कुछ कवर कर देगा आपका। लेकिन अभी से ये वीडियोस अगर सुनते रहें आप, लगातार तैयारी होती रही, तो आपका करंट अफेयर्स मजबूत रहेगा। साथ ही अन्य जो चीज़ें हैं करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, अन्य प्रकरण हैं, उनसे भी आप अवगत रहेंगे। मुख्य परीक्षा में भी आपके काम आएगा। किसी कोर्स से जुड़ना हो, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, यूपी पीसीएस, आरओ, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम रह गया है, अब देरी मत करिएगा। अगर आपको पीसीएस देना है या आरओ देना है सीरियसली, तो उज्ज्वला योजना का दूसरा संस्करण प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश से लॉन्च करने का फैसला किया है। तो ये उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त को, अर्थात आज, उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा उज्ज्वला योजना के दूसरे संस्करण को, उज्ज्वला 2 को। इस योजना का पहला संस्करण 2016 में उत्तर प्रदेश में बलिया से लॉन्च किया गया था। उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन सौंप कर किया जाएगा। उज्ज्वला 1 के अंतर्गत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए थे। पहले 5 करोड़ था लक्ष्य, लेकिन बाद में 3 करोड़ बढ़ा दिया था। उज्ज्वला 1 में 8 करोड़ ये लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह लॉन्च की गई थी। यह योजना मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 50 मिलियन अर्थात 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई थी। बाद में मार्च 2020 तक 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए इसका विस्तार कर दिया गया था। 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का यह लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर 2019 में, अर्थात जो मार्च 2020 निर्धारित तिथि थी, उससे पहले ही 7 महीने पहले ही हासिल किया गया था। केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देने की घोषणा की थी। उसी के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा संस्करण प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से महोबा जिले से लॉन्च करने वाले हैं। बीआरओ ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक कंस्ट्रक्शन संस्थान है, जो कि दुर्गम स्थानों में सुरंग हो या पुल हो या सड़क हो, वो बनाने का काम करता है, ताकि सेना की आवाजाही युद्ध काल में बहुत आसान हो सके, कारगिल जैसी स्थिति ना हो। तो बीआरओ ने रचा इतिहास, पूर्वी लद्दाख में किया दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण किया है। तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं, अब पूर्वी लद्दाख में उमलिंग लॉ दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किसमें? उमलिंग ला दर्रा, ध्यान रखिएगा, नया दर्रा आप लोगों को सुनने को कई लोगों को मिल रहा होगा। उमलिंग ला दर्रा पूर्वी लद्दाख में स्थित है, पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर, ऊंचाई याद रखिएगा, स्थित है। इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए बीआरओ ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई है। कितनी किलोमीटर? 52 किलोमीटर लंबी सड़क। ये ऊंचाई और लंबाई दोनों याद रखिएगा। और उमलिंग ला दर्रा पूर्वी लद्दाख, एकदम रटा रहना चाहिए। जलवायु परिवर्तन 2021 रिपोर्ट आईपीसीसी ने 2006 के बाद गंभीर हुआ गर्म हवाओं का प्रभाव, इस रिपोर्ट में ये बात बताई है कि 2006 के बाद गर्म हवाओं का जो प्रभाव है वो गंभीर हो गया है। किसने जलवायु परिवर्तन 2021 रिपोर्ट जारी की? आईपीसीसी ने, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो आइए देखते हैं क्या है रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1980 के बाद से समुद्र की ओर से उठने वाली हीट वेव यानी गर्म हवाओं का सिलसिला तेज हो गया है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण
मानव जाति की गतिविधियां हैं। खास तौर से वर्ष 2006 के बाद से गंभीर बदलाव देखे गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग बड़ी वजह है। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान से दुनिया भर में मौसम से जुड़ी भयंकर आपदाएं आएंगी। दुनिया पहले ही बर्फ की चादरों के पिघलने, समुद्र के बढ़ते स्तर और बढ़ते अम्लीकरण में अपरिवर्तनीय बदलाव झेल रही है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने तैयार किया है। तो इस रिपोर्ट में ये गंभीर बात सामने आई है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की बात करें तो इस वैज्ञानिक पैनल, इसमें वैज्ञानिक हैं जो वैज्ञानिक आकलन करते हैं पर्यावरण से जुड़ा और बताते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, पर्यावरण संकट से या ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव हो सकता है। तो IPCC की स्थापना कौन किया था? UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ष 1988 में दोनों मिलकर किया था। यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इसके निहितार्थ और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा शमन के विकल्प भी उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये भी इसी की रिपोर्ट है IPCC की। इसमें इसने कहा था कि मानव गतिविधियाँ पूर्व औद्योगिक स्तर अर्थात औद्योगिक जो क्रांति हुई थी उससे पूर्व के स्तर के से जो है वर्तमान में 1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है। अगर यह ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान दर से लगातार बढ़ती रही तो वर्ष 2030 से वर्ष 2052 के बीच 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगी। मानव जनित कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग की लगातार बढ़ती दर के परिणाम स्वरूप जलवायु प्रणाली में दीर्घकालिक परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। तो सरकारी स्तर पे तो बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े लक्ष्य रखे जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी बड़ा लक्ष्य रखा है, नवीकरणीय ऊर्जा का जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सौर गठबंधन बन गया, वन सौर वन ग्रिड वन वर्ल्ड योजना भी प्रस्तुत कर दी गई। इसके अलावा फेम 1 फेम 2 जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की प्रणाली है, योजना है, वो भी स्कीम जो भी जारी कर दी गई, लेकिन इसमें क्रांतिकारी बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जन भागीदारी की कमी है। कहीं ना कहीं क्रियान्वयन का जो अन्य जो योजनाएं क्रांति के लेवल का स्तर तक अर्थात क्रांति की तरह जो चलती हैं, चाहे वो आपका जनधन योजना रही हो, उज्ज्वला योजना रही हो, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन ये भी उनके फ़ायदे के लिए है। इसके बावजूद वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने के लिए जिन कंपनियों को आगे आना चाहिए था सबसे, वो नहीं आ रही हैं। तो न तो मैन्युफैक्चरिंग में लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं इसमें, हालांकि सरकार ने पूरी भरपूर कोशिश की है। लखनऊ में भी आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा खूब बड़ा बड़ा बन गया है। जो चार्जिंग सेंटर जो लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े शहरों में लगा दिए गए हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक, आप अगर किसी से पूछिए, आपस में बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेने की बात आप नहीं करते हैं। तो ये जो जन भागीदारी और के बिना जो है ऐसी बड़ी योजनाएं, बड़े लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। नहीं तो जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाएगा। विकास चूँकि रुक नहीं सकता, विकास चाहिए ही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए वनों का विनाश होगा। भूमि का जो अप्राकृतिक प्रयोग होगा बढ़ता जाएगा दिन पे दिन। ईंधन पर जो निर्भरता है, जीवाश्म ईंधनों का दहन बढ़ता जाएगा, पेट्रोल डीजल आदि का। ठीक, कारखाने बंद हो नहीं सकते हैं। तो जब तक पर्यावरण अनुकूल कार्य क्रांति के स्तर पर नहीं होंगे, जन सहभागिता नहीं होगी, तो सरकार कितनी भी योजनाएं बना ले वो सफल नहीं हो सकती है। तो सरकार के स्तर पे तो प्रयास होंगे ही होंगे, लेकिन जब तक हम सब मिलकर के इस दिशा में, चाहे वृक्षारोपण का कार्य हो, चाहे वो जितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं उतना ही हम पर्यावरण को प्रदान भी करें, ताकि जो प्रदूषण का प्रभाव है उसको कम किया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही हम सिंक भी करें, उसको सोख भी लें। ऐसे भी कार्य करने चाहिए, ऐसे भी कदम उठाने चाहिए, न सिर्फ सरकार को बल्कि हमें भी। एक जो सबसे सरल
उपाय है वो यही है कि कार्बन जितना उत्सर्जन कर रहे हैं वो सिंक कैसे होगा, जब हम कोई वृक्ष लगाएंगे। अगर एक व्यक्ति जितना उत्सर्जन करता है, एक वृक्ष अगर बढ़िया अच्छा सा लगा दे, उसको बड़ा कर दे, तो उसके द्वारा उत्सर्जित जो कार्बन है वो वृक्ष जो है सोखने में कामयाब होगा। तो इस तरह से अगर हम इतने छोटे स्तर पर भी सोच के चलें तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, काफ़ी कुछ पर्यावरण को प्रदान कर सकते हैं। चलिए, वैसे उपाय तो बहुत हैं, लेकिन एक तो अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भविष्य अंधकार में ही रहे। हालांकि हम चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी वो ज़रूर हमें गाली देगी कि कैसे थे लोग, कि हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं, सारे संसाधन खाकर चले गए। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। उत्तराखंड की वंदना कटारिया नाम है, राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। तो हॉकी खिलाड़ी, अभी जितने भी खिलाड़ी आए हैं ओलंपिक से लौटे हैं, आप समझ लो कि अब वो स्टार हो गए हैं, स्टार क्या सुपर डुपर स्टार हो गए हैं, ठीक है। और आप देखोगे भविष्य में उन छाए रहेंगे पूरा। अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है कौन? नॉथन एलिस, ऑस्ट्रेलिया के हैं। पहले ही मैच में T20 में उन्होंने हैट्रिक ले लिया है, तो ये कमाल करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं दुनिया के। गोगरा क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में स्थित है गोगरा क्षेत्र। याद रखिएगा क्यों चर्चा में रहा, तो भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में स्थित गोगरा क्षेत्र में अपने सैनिकों को हटा दिया है। यह कदम भारत और चीन के कोर कमांडरों की बीच हुई वार्ता के 12वें दौर के बाद आया है। मई 2020 से इस क्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने की स्थिति में हैं। चाइना ने सोचा था कि भारत बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लेगा नहीं, या भारत अपनी क्षमता का प्रयोग हमें रोकने के लिए करेगा नहीं, डर जाएगा, दब जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय सेना वहाँ डटी रही, न सिर्फ डटी रही बल्कि उसने भी अपनी सेना बढ़ाया, न सिर्फ सैन्य क्षमता को बढ़ाया, वहाँ पे अतिरिक्त सैन्य बल लगाया, अपितु जो बड़े बड़े हथियार हैं हमारे देश के, जो खतरनाक हथियार हैं, उनको भी वहाँ पर तैनात कर दिया। तो ये हो गया कि युद्ध के बिना न तो ये हटेंगे न हम हटेंगे। तब ये स्थिति आई, चलो हम भी पीछे हट जाते हैं, ये भी पीछे हट जाते हैं। तो ये स्थिति तो बहुत अच्छा, यहाँ पर एक पॉजिटिव बात सामने आई निकल करके, चलो युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध होने से दोनों देशों को नुकसान होता, और युद्ध किसी भी स्थिति में टाला जाना चाहिए, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से। युद्ध वहीं होना चाहिए जब कोई भी युद्ध के अलावा अंतिम विकल्प जो बचे, जब तक उसको न अपना लिया जाए तब तक युद्ध को एक विकल्प के रूप में अपनाना नहीं चाहिए। यही नीति कहती है, युद्ध नीति हो, राजनीति हो, सभी नीतियां यही कहती हैं कि जब कोई उपाय न बचे तब युद्ध को एक उपाय के रूप में अपनाना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी ये देखना चाहिए कि हम कितना खोएंगे कितना पाएंगे। तो लागत लाभ विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। लागत लाभ विश्लेषण के बाद ही कोई भी, चाहे युद्ध हो, चाहे फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे लागत लाभ विश्लेषण बहुत आवश्यक है। कितना लागत लगेगी और कितना लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।